हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था वो हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं, आधे से ज्यादा इनफैक्ट। और थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है इसका, तो उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रख रहे हैं। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने मान लो ले लिया। ठीक है, तो ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, और वायर की सिमेट्री कैसी होती है बच्चा? वायर की सिमेट्री होती है हमारी सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो एक वायर है ये, और इसकी सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। दिस इज अ वायर। ठीक है, इसमें इसको हमने कहां रख दिया? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे। तो हमें निकालना है कि जो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, देखो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे होंगे, है ना, डेफिनेटली, ये तो फिक्स बात है। अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे होंगे अपोजिट साइड में। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या कि आई इजकल टू क्या होता है बेटा जी? आई इजकल टू होता है हमारा ए एन ई वी डी, है ना। यही तो होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ठीक है बच्चा। फोर्स, ना मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो मैग्नेट फील्ड है इसके चारों तरफ, है ना। क्रॉस का मतलब मैंने बताया था इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल, तो इसमें पार्टिकल क्या? इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, है ना बेटा जी। तो क्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई हो गया, वी डी, और क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है बच्चा। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? देखो वी नो दैट, अगर हम नंबर डेंसिटी की बात करें, स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन बाय वी। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन इंटू वी। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन इंटू वी। एन इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है बेटा। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? टोटल फोर्स, तो कैपिटल एफ, एक पे इतना है तो एन पे कितना होगा? एन से मल्टीप्लाई कर लो, उसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, तो एन का मतलब हुआ एन इंटू वी। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? एन इंटू एफ। तो एन 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 क्या है? एन इंटू वी, है ना। और वी इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ की वैल्यू माइनस ई वी डी क्रॉस बी, ये आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट खोल लो, साइन थीटा आ जाएगा। एन, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ए एल ई, और वी डी बी, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहां से देखो जरा, आई एन ए एल पी वी डी। ठीक है, अब देखो ए, ये रहा ए, एन ये रहा एन, एल ई या वी डी, यस वी डी। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इसकी जगह नहीं लिख सकता मैं आई, सर नेगेटिव ही आएगा बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो रिलेशन बन जाएगा माइनस एन ई, और होल्स के लिए कितना आएगा? प्लस ई। तो यहां से यानी माइनस एन ए एन ई वी डी होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट आई, और क्या आ जाएगा यहां से? आई एल बी साइन थीटा। दिस इज द फोर्स, यानी ये फोर्स है किस पे? एल लेंथ वाले कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर जो फ्लो होने वाले चार्ज पार्टिकल है उन पे इतना फोर्स लगा रहा है। और F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? आई एल क्रॉस बी। अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई एल क्रॉस बी। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे? देखो मान लो एक वायर है, क्वेश्चन कुछ तरीके से पूछ सकता है। एक वायर है, मान लो इसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है ना। तो अगर मैं इस वायर को पटक दूं किस तरफ? नॉर्थ से साउथ,
और दूसरा वेस्ट से ईस्ट। देखो इस वायर को मैंने ये होता है हमारे पास नॉर्थ साउथ और ये था वेस्ट ईस्ट। अगर मैंने इस वायर को मान लो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ मान लो 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें रख दिया है ना, और मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 10⁻⁴ टेस्ला मान लो, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होगा, कितना इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक वायर है ये, इस वायर में मान लो 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर को मैं कल पटक दूं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना होगा। सबसे पहले हम इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की पुट करते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी बेटा 5, एल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, बी 10⁻⁴, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और साइन कितना आएगा बेटा, जब हम उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पटकेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, तो एंगल कितना हो गया 0, ठीक है, दोनों वायर के बीच में। एल और बी मतलब ये एंगल एक्चुअली में है किसके बीच में, लेंथ और बी के बीच में, लेंथ भी इस तरफ है बी भी इस तरफ है, तो साइन कितना आ जाएगा 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो एफ क्या हो जाएगा 0, तो कोई फोर्स नहीं होगा। क्लियर है बेटा। और दूसरा, अगर मैंने वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में कर लिया इसको, ऐसे वायर को पटक दिया मान लो इस तरफ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आई एल बी साइन 90, तब एंगल कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के वर्सेस, अगर देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और वायर को कैसे पटक रहे हैं हम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, तो बस वैल्यू पुट कर दें, साइन 90 1 होता है, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 5 × 1 × 10⁻⁴, तो एफ की वैल्यू इतनी आ जाएगी न्यूटन में, न्यूटन, समझ गए, दिस इज न्यूटन। ओके बेटा। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एंड 1 एम्पियर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में पूछा जाता है बेटा ये, ठीक है, तो पूछ करते हैं इसको। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो दो पैरेलल वायर है मान लो, दिस इज अ वायर एंड दिस इज अ वायर, ठीक है, पहले यहां कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो R हो गई, है ना बेटा। तो जब इसकी मैग्नेटिक, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर लूप में ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंचेगी बेटा जी। जब ये यहां पहुंचेगी, तो अभी पढ़ा है हमने बस जस्ट इस टॉपिक से पहले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स, इसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं उन पे फोर्स आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी, B1, क्यों I1 जा रहा है हमारे पास करंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो भी किस तरफ, इस तरफ F2, समझ के। ओके, करंट किस तरफ जा रहा है, देखो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किस तरफ हो गया, इधर हो गया, करंट ये रहा, देखो करंट ये ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इनवर्ट, और फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें, देखो अगर हम मान लो ये वाला है हमारे पास और एक ये वायर है हमारे पास, ठीक है, अब सेम केस में ऐसे ही I1 और यहाँ I2 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां तक भी पहुंचेगी, है ना बेटा जी, और ये फोर्स एक्सपीरियंस, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, B2, करंट I2 फ्लो कर रहा था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंचेगी, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, इसके फोर्स, किसके चार्ज पार्टिकल, इसके चार्ज पार्टिकल जो फोर्स करेंगे एक्सपीरियंस, उसको बोलेंगे हम F1, ठीक है, वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में R1 है। तो आप देख रहे हैं ये फोर्स कैसे है, अट्रैक्टिव है, ये फोर्स उसको उधर ले जा रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का, और इस चार्ज पार्टिकल, इसकी, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसको उधर धकेल रही है, तो मतलब जब करंट कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्टिव होगा, ध्यान रखना, कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव, अपोजिट डायरेक्शन में कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं और सेम वाले रिपेल करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो सेम वाले सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो दे विल अट्रैक्ट, तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
और अपोजिट साइड में तो दे विल रिपेल। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब क्या करते हैं हम, फोर्स निकालना है हमें। देखो वी नो दैट, अभी तो पढ़ा था बेटा कि फोर्स किसके इक्वल होता है, आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स है 90 डिग्री है, देखो थीटा। एल और बी मैग्नेटिक फील्ड कैसे 90 डिग्री है उसमें, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू तो बेटा 90 डिग्री हो गई। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा आई एल बी। और फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहता है, यानी फोर्स अपॉन एल। तो पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 कहां है, F1 जरा बताना मुझे। F1 ये रहा। F1 में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B2 है ना, करिए ना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारी B2। और किस चार्ज पार्टिकल पर, जब करंट कितना हमारा जा रहा है, I1 जा रहा है ना। आप समझ रहे हो इसको, ये कैसे लिया मैंने। F1 कब लग रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारी B2 है ना। यही तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो फोर्स लगा रही है इन चार्ज पार्टिकल्स पे। और ये करंट कितना फ्लो कर रहा है इस वायर में, I1। सर करंट तो I2 फ्लो कर रहा है बेटा, इसके चार्ज पार्टिकल में कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, तो I1। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर होता है बेटा, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला बताओ जरा, कल ही कराया था। B इजकल टू क्या, मी नॉट 2I अपॉन में 4πr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B1 मतलब मी नॉट 2I1, हाँ अपॉन में कितना आएगा 4πr। इसका मतलब क्या आ जाएगा, मी नॉट अपॉन 4π 2I1 I2 अपॉन में r। दिस इज F1 बाय L। सिमिलरली अभी हम निकाल लेते हैं ऐसे ही F2 किसके, F2 बाय L कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा I2 बाई B। फोर्स F2, देखो फोर्स F2 है, जब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है B1, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I1। ठीक है, तो I2 इंटू ऐसे B1 की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी स्ट्रेट वायर की, मी नॉट 2I1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4πr। तो यानी आ जाएगा मी नॉट 2I1 I2 अपॉन में 4πr। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस क्या हुआ, दोनों इक्वल अमाउंट में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, समझ के। तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगा रहा है, इतने अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा वो। ठीक है, आया समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम में आएगा बेटा, मैं बता रहा हूं आएगा ये। ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर। नाउ डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, देखो फॉर्मूला क्या है, F बाई एल इक्वल टू हमें पता चल गया, म्यू नॉट अपॉन में 4π 2I1 I2 अपॉन में r। बेटा जी इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ है ना जी। अच्छा, I मान लो से I1 और I2 को हम क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं, और R मान लो इन दोनों के बीच में 1 मीटर मान लेते हैं डिस्टेंस। तो क्या आएगा, देखो जरा वैल्यू रखते हैं 10⁻⁷ 2I इंटू I अपॉन में 1। मैं ऐसा क्या लूं कि यहां पे ये तो I² बन गया, ये पूरा कट जाए, तो मुझे फोर्स की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी, 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। फोर्स की वैल्यू नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर, समझ गए। तो अब क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये ही क्यों लिया, ताकि मेरे को मिले I² इक्वल टू 1, और I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। तो अब मैं करंट को 1 एम्पियर बोल सकता हूं, कब, जब करंट हमारा 1 एम्पियर बोलेंगे जब दो पैरेलल वायर है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, उनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, और वो दे विल अट्रैक्ट बाय द फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। तो 1 एम्पियर कब होगा, करंट दो वायर में 1 एम्पियर करंट तब फ्लो कर रहा होगा जब दो वायर एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है, कितनी मानी 1 मीटर। कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, जो यहां करा है वही लिखना है। when the distance between two parallel conductors is 1 meter and they experience a force per unit length 2 into 10⁻⁷। समझ के, क्लियर है बेटा, ओके। तो ये हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो टॉर्क निकालना है अब हमें करंट कैरिंग कॉइल में। देखो मान लो ये दो, चलो ऐसे ही ठीक, तो ऐसे ही ठीक, तो मान लो अब इधर देखो, मान लो हम एक यस बेटा, एक हमने एक कॉइल ले ली,
रेक्टेंगुलर ले लो या स्क्वायर ले लो, कोई ले लो है यहां से, ठीक है। इस कोयल को मैं बोल देता हूं पी क्यू आर और एस, समझ गए, पी क्यू आर एस। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होंगी, देखो अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही होंगी इसको, है ना बेटा जी। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा आई, तो ये करंट यहां भी जाएगा, ये करंट यहां भी जाएगा और ये करंट यहां भी जाएगा। क्लियर है बेटा। इस पे कितना फोर्स होगा, इस आर्म पे, इसको मैं बोल देता हूं F1। इसका फोर्स किस तरफ होगा ये बताओ मुझे। करंट ऐसे जा रहा है, लेफ्ट हैंड रूल से लगा सकते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स किस तरफ होगा, मेरी तरफ होगा, आउटवर्ड इस तरफ होगा, ये F1 है। तो उसमें उस तरफ जा रहा है, इसमें तो नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें डाउनवर्ड, उसमें अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ होगा, उधर की तरफ हो जाएगा F2। समझ रहे हो। इसमें फोर्स किस तरफ होगा, तो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट करंट कैसे ऐसे है, और करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट ऐसे, तो फोर्स नीचे की तरफ। तो इसमें फोर्स किस तरफ आएगा बेटा, इसको मैं F3 बोल देता हूं, इसको F3 या F2 बोल दो, चलो F2, इसको F3 बोल दो और इसको F4। इसका फोर्स ऐसे क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो फोर्स हैं, ये क्या करेंगे इस कोयल को, देखो जैसे मान लो एक यस देखो ये कोयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, मान लो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो ये दो फोर्स क्या कर रहे हैं, इस कोयल को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, और ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ। तो कोयल क्या करेगी, कोयल रोटेट करने लगेगी, समझ गए। और ये दो एक्सिस है, ये दो फोर्स है, इसको हेल्प करेंगे बेटा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींचने में। तो इसका मतलब टॉर्क अब क्या करेगी, ये वाले फोर्स की वजह से कोयल बाहर की तरफ जाएगी और ये वाले फोर्स की वजह से कोयल अंदर की तरफ जाएगी, समझ के। तो ये है बेटा, ठीक। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करें, हमें पता है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा, पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं F1। देखो F1 और F3 हमारे सेम होंगे, क्या फॉर्मूला है फोर्स का, ILB। आई लेंथ मान लो, हर एक की लेंथ L है, कितनी है बेटा L, इसकी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो ILB कितना आ जाएगा, साइन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, साइन कितना आ जाएगा हमारे पास 90। तो क्या आ जाएगा ILB, समझ के। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास, अब F2 और F4 निकाल लो, वो कितने हो जाएंगे, ILB साइन थीटा। मान लो इस वाली कोयल से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है बेटा कितना, ये वाला, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा, समझ के। देखो इस लाइन के ही तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, इस लाइन के, लेकिन इसके साथ कितना एंगल बना रही है, इसके साथ तो थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि ये तो थोड़ी स्लांट है, टेढ़ी है ये लाइन, समझ के। तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है बेटा। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, इसके साथ थीटा बना रही है ना। क्लियर है, ओके। तो ILB क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगा। नाउ अब हम निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें तो टॉर्क निकालना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो उसके फोर्स इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। ओके। अगर हम ये वाली आर्म देखें, देखो ये वाली आर्म को निकाल लेते हैं, ये दिस इज PS, ये हमारी P और S है, ठीक है। ये वाली आर्म को ले रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा इसको आगे बढ़ा दो, है ना, ठीक बेटा, और इसको मैं T बोल देता हूं उससे, ठीक है। ओके, तो ये जो इसमें फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, बताना मुझे जरा। दिस इज F4, है ना बच्चा, ये तो है हमारे पास F4। तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, ये है, यही तो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये ST चाहिए, तो हमें चाहिए बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये देखो एक बेस है इसमें,
ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये वाली ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, और इस पे परपेंडिकुलर नहीं, ये थीटा नहीं है, इधर ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर, हाँ ये थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है। ये एंगल है ना थीटा, इतने एंगल पे इंक्लाइंड है ये। तो ये देखो ये हो गया साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा हो गया फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया, देखो ये हो गया बेस, है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी एसपी अपॉन में हाइपोटेन्यूज टी एस टी या टी एस। तो यहां से टी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस कॉइल के अंदर देखो जरा, ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस कॉइल के अंदर देखो बेटा, कॉइल क्या है हमारे पास, देखो कॉइल है हमारे पास, ये है एस और ये पी है, और इसमें हम ये वाली आर्म ले लेते हैं बेटा, और यहां पे ये वाली वैल्यू, यहां ऐसे तो फोर्स निकल रहा है इसमें, देखो F4। अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर इस आर्म पे फोकस करें, ये एसपी है, ठीक है, तो इसको टी बोल देते हैं हम। क्लियर है बेटा, ये क्या होगा हमारे पास, थीटा हो गया हमारे पास। अब ये देखो मेरी बात, ये थीटा हो गया, हाँ ये थीटा है, ये थीटा नहीं बेटा, ये थीटा है, ठीक है। तो अब यहां से cos थीटा निकालो, cos थीटा क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, बेस तो हमारे पास एस टी हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा एसपी। तो एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, एसपी cos थीटा, और एसपी है कितना हमारे पास, एल cos थीटा। क्लियर है बेटा, तो एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल cos थीटा आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है बेटा। नाउ मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क निकाल लेते हैं हम। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos थीटा। तो एफ कितना है हमारे पास, आई एल बी मैक्सिमम फोर्स, एल इंटू cos थीटा, दो एल मल्टीप्लाई होके क्या देंगे, एल स्क्वायर। तो क्या देगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर, यानी बी एल स्क्वायर cos थीटा, और यहां से टॉर्क इज इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एरिया। तो क्या हो जाएगा, अच्छा आई बी है बेटा, आई, तो आई बी ए cos थीटा आ जाएगा, समझ गए। और टॉर्क अगर नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एन, नंबर से मल्टीप्लाई कर, एन बी ए cos थीटा, निब्बा cos थीटा, निब्बा से याद रख सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, निब्बा होता है, क्या होता है, निब्बा। ओके, ऑफेंड मत हो जाना, आप निब्बा नहीं हो, आई नो, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निब्बा cos थीटा। ये थीटा किसके बीच में, अब ये समस्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये थीटा है एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन, ये प्लेन ही तो है बेटा, ये बी, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बेटा हमारे पास, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, और ये प्लेन है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, मान लो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं इस कॉइल पे, देखो नॉर्मल कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल का मतलब ये, इस पे 90 डिग्री, नॉर्मल क्या होगा, देखो ये तो प्लेन है बेटा, ध्यान से समझना, ये प्लेन है, प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ थीटा बना रही है। इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, इधर, इस कोयल का नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखते हैं हम, ध्यान से देखो, देखो ये प्लेन है, ये क्या है बेटा, प्लेन, और प्लेन के साथ एंगल मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रही है, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, थीटा। अब इसके साथ मैं परपेंडिकुलर खींच दो, ये परपेंडिकुलर हो गया, तुम्हारी तरफ परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल क्या होगा, अल्फा, ठीक है, कितना होगा ये अल्फा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर खींच दूं, तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल के वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के वर्सेस, ये कितना होगा बेटा हमारे पास, अल्फा। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा अल्फा इज द एंगल बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, बी एंड नॉर्मल,
नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन। तो हम ये कह सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं, सो टॉर्क इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन आई बी ए कॉस थीटा है। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं बेटा थीटा प्लस अल्फा, बताओ थीटा प्लस अल्फा कितना है, ये थीटा है, ये रहा थीटा दिख रहा है, ये थीटा और ये अल्फा है, ये थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा बेटा। कैसे होगा, देखो यहां पे क्लेरिफाई कर रहा हूं मैं, देखो ये है, ये कॉइल थी, ये हमारे पास दो पोल हो गए। देखो इसका नॉर्मल, देखो मेरी बात सुनो, ये तो एक्सिस हो गया जिस एक्सिस का अराउंड ये घूम रही है, ठीक है। ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये बी थी भाई, यहां से निकली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, ठीक है। ये थीटा हो गया, किसके बीच में एंगल है, ये प्लेन है, तो ये तो प्लेन है, समझ गए। प्लेन के साथ, ये प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है, ठीक है। देखो ये प्लेन है हमारे पास, है ना, और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लेन के साथ ये एंगल हो गया थीटा। अब इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो, मतलब नॉर्मल मतलब तुम्हारी तरफ नॉर्मल, तो ये क्या होगा अल्फा, थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस अल्फा। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन आई बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा क्या देगा तुम्हें, टॉर्क इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन, एन आई बी ए साइन अल्फा, क्या आ जाएगा बेटा साइन अल्फा आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये क्या हमारा, ये हमारा टॉर्क है, ठीक है, निब्बा साइन अल्फा। याद रखना इस चीज को, जैसे क्वेश्चन आ गया, देखो सब कुछ दे रखा है तुम्हें, ये देख लेना एंगल किसके बीच में है, मान लो उसने दे रखा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पे, ठीक है, अल्फा या थीटा की वैल्यू, देखो प्लेन के वर्सेस प्लेन, जहां प्लेन आ गया तो समझ जाना कि वो एंगल कितना है बेटा, एंगल हमारा थीटा है, वो क्या है बेटा थीटा। तो थीटा कितना दे रखा हमारे पास, थीटा दे रखा हमारे पास 30, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, समझ के। तो इस चीज को ध्यान रखना। और अगर ये बोले एंगल बिटवीन किसके बीच में, एंगल बिटवीन किसके वर्सेस, एंगल वर्सेस नॉर्मल, नॉर्मल और बी, नॉर्मल और मैग्नेटिक, नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे लिखेगा, नॉर्मल टू द प्लेन एंड बी, तो समझ जाना वो क्या है बेटा अल्फा, क्या है अल्फा। तो आपको एज इट इज उठा के रखना है यहाँ, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है बेटा। ओके, तो हमें यहां से पता चल गया कि एक जब करंट कैरिंग कॉइल है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो वो घूमने लग जाती है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो इसके बेसिस पे हमने एक टॉपिक पढ़ना है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कौन सा पढ़ना है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अगर हम बात करें, देखो रियली में तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से होता है सॉरी, देखो ये देखा होगा आपने अपनी लैब के अंदर, ठीक है। अगर आपको अपनी लैब के अंदर सौभाग्य, अगर आपके टीचर अच्छे हैं और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी लैब के अंदर जाने का, तो ये आपको दिखाया जरूर होगा सर ने, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, पक्की बात है बेटा, किसी ना किसी सेट में मिलेगा। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, देखो ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो अभी हमने किया था, कि जब भी टॉर्क, देखो ये कैसे डिफ्लेक्शन शो करता है, ये मान लो इस वायर, इसको कनेक्ट कर दिया हमने और इसको दूसरे से कनेक्ट कर दिया, मान लो, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या करने लगेगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे ही करंट फ्लो करने लगेगा तो इसके अंदर होती है कॉइल्स, क्या है बेटा कॉइल, इनमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब ये कॉइल जब करंट फ्लो करने लगेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये क्या करेगी, उसको टॉर्क एक्सपीरियंस कराएगी। तो टॉर्क एक्सपीरियंस करते कॉइल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा ऐसे। तो बहुत मस्त है ये, मतलब ये ना स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस कराएगी, जिससे सडन डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ गए, ये दो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक पोल से पूछा जाता है ये कई बार कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सिलेंड्रिकली कट क्यों होती है, ऐसे क्यों कट की जाती है ये इसलिए कट की जाती है ताकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो बेटा, रेडियली हो, मतलब एंगल पे हो ऐसे, ठीक है, सर्कुलरली हो, ताकि ये क्या करे, ये हर जगह परपेंडिकुलर हो, यहां भी परपेंडिकुलर हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कोयल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और कोयल के परपेंडिकुलर होते हैं टॉर्क कैसा, ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है बेटा? तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना कि इसके इट कंसिस्ट टू मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बेटा, इसके अंदर एक कॉइल होती है, एक आर्मेचर होता है जिसके अंदर एक कॉइल लपेटी हुई है, एक दो परमानेंट मैग्नेट है, ये पॉइंटर है जिसपे डिफ्लेक्शन शो करेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि ये रेडियल क्यों होती है, ताकि नहीं, ये सिलेंड्रिकली कट क्यों होती है, ये ऐसे सिलेंड्रिकली ऐसे कट क्यों किया है, इनको सीधा क्यों नहीं बनाया ऐसे, क्योंकि ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो हमेशा कॉइल के, हर जगह से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। ठीक है, क्लियर है बेटा? दैट्स वाई, और वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करे। क्लियर है? अब इसकी थ्योरी क्या है, वही जिसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो पहले, सबसे पहले व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures the small, which used to detect the small current. Principle क्या है, it is based on the principle that whenever a current carrying coil placed in a magnetic field it experiences a torque. तो ये क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी बेटा, टॉर्क। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो इट कंसिस्ट, आप लिख सकते हो इसको स्लो करके, ठीक है। तो इट कंसिस्ट, सबसे पहले बार मैग्नेट, ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट। सो इट कंसिस्ट टू स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, विच आर सिलेंड्रिकली कट सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, रेडियली आउटवर्ड हो, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट आर्मेचर, सेकंड है इसका आर्मेचर। इट कंसिस्ट अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, विच इज वाउंडेड बाय द कॉपर वायर, ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें, पॉइंटर। इट कंसिस्ट अ पॉइंटर विच गिव्स द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। समझ के? ओके। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर स्केल के बारे में लिख सकते हो, विच गिव्स द अमाउंट ऑफ करंट और अमाउंट ऑफ रीडिंग मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे इसके अंदर। अब आ जाते थ्योरी के अंदर। देखो हमें पता है कि बेटा जी, देखो टॉर्क है जो हमारे पास, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, थीटा के। भाई जितना ये ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, या फिर ये कह लीजिए डिफ्लेक्शन ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा। और टॉर्क का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, निब्बा होता है, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली लगाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो इस प्रोपोर्शन उठाने के लिए इसका आता है कांस्टेंट के, और यहां से आई बी ए, अगर हम आई की वैल्यू बात करें तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन में एन बी ए और थीटा। बेटा जी ये क्या है, ये एक अनदर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि के भी कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं चेंज हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि एरिया भी कांस्टेंट है कॉइल का। तो ये एक अनदर कांस्टेंट हो गया ना जी, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्यों? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, गैल्वेनोमीटर की हैं। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा के। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है बेटा? इसमें अब आता है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कैसी होती है? तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन में आई, करंट सेंसिटिविटी का, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, थीटा की वैल्यू आएगी एन आई बी ए अपॉन में के। समझ के? तो यहां पे रखो एन आई, कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन, एन आई बी ए अपॉन में के इंटू आई। तो आई से आई कट जाएगा, तो आई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी ए अपॉन में के। समझ के? ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हो, वोल्टेज की प्रति कितना सेंसिटिव है, क्योंकि इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर इज एन लाइक अ सिंपल मीटर है एक, जो वोल्टेज, जिसको हम वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर सकते हैं, वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और एक एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी करेंगे हम उस टॉपिक को। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वीएस, कि वोल्टेज के प्रति कितना सेंसिटिव है ये। तो वोल्टेज के प्रति कैसे, मतलब थोड़ा सा भी वोल्टेज होगा
तो डिफ्लेक्शन देगा ये। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में वोल्टेज। ओके, और थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था हमने, एन आई बी ए अपॉन में के अपॉन, अच्छा वी को कैसे कर सकते हैं हम, आई आर, आई से आई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन बी ए अपॉन में के इंटू आर। अच्छा ये क्या है, ये तो आई एस है, अभी तो निकाला था करंट सेंसिटिविटी, ये तो ना एन बी ए बाई के, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो क्या आ जाएगा यहां से, आई एस बाय आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, आई एस बाय आर। एक और चीज होती है फिगर ऑफ मेरिट, वो कई बार पूछ लिया जाता है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, फिगर ऑफ मेरिट होती है आई एस बाय थीटा, करंट पर डिफ्लेक्शन, करंट पर नंबर ऑफ टर्न्स, एन या आई जी, सॉरी आई जी बाय एन। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है पर यूनिट, पर डिवीजन, हर डिवीजन के हिस्से में कितना करंट आया, तो ये आई जी बाय क्या हो जाएगा हमारे पास एन। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा, 30 है, गैल्वेनोमीटर में 30 टर्न्स है, 0 से लेके 30 टर्न्स है, तो हर टर्न के हिस्से में कितना, हर डिवीजन, सॉरी टर्न नहीं डिवीजन, हर डिवीजन के हिस्से में कितना करंट आया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास आई जी बाय एन। तो आई जी की वैल्यू मान लो 30 एम्पियर है और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट मान लो कितना है 30 है, दिस इज मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय गैल्वेनोमीटर। तो कितना आ जाएगा 1, यानी हर डिफ्लेक्शन में, हर डिवीजन में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है 1 एम्पियर। दिस इज नॉन एज फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला याद रखना बेटा, क्या होता है आई जी बाय एन। ठीक है, इसको हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। अब आते हैं हम दो, देखो वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर इंटू वोल्ट मीटर। तो कैसे कर सकते हैं हम कन्वर्ट, एक गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कैसे हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो एमीटर वाला ही कर लेते हैं हम। तो एमीटर के लिए देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक शंट को, शंट मतलब होता है बेटा लो रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगा दे, तो ये जो है ये गैल्वेनोमीटर फिर किसकी रीडिंग देगा, ये गैल्वेनोमीटर बन जाएगा भाई एमीटर। क्या बन जाएगा बेटा, एमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर किसकी रीडिंग दे रहा है बेटा, ये रीडिंग देगा बेटा एमीटर के। ये एमीटर बन गया है। ये तो एमीटर बनता है कैसे, जब एक गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दो, एक पैरेलल में एक शंट मतलब लो रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, अब मान लो देखो यहां पे बेटा आई करंट है, गैल्वेनोमीटर में मान लो चला गया आई जी करंट, और इसमें चला गया बेटा आई एस शंट में। ठीक है, और वापस यहां मिल जाएगा दोबारा, क्या होगा आई जी प्लस आई एस, दोबारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे दोनों पैरेलल में लगे हैं बेटा, तो दोनों के अंदर इसका मतलब वोल्टेज शंट किसके इक्वल होगा, वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर के, है ना। दो चीजें जब पैरेलल में लगी तो इसका मतलब उनका अंदर करंट क्या होगा, पैरेलल में होगा, वो इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, आई वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस वोल्टेज आई एस इंटू एस, आई एस इंटू एस आ जाएगा। और वीजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कितना वोल्टेज क्या होता है, आई आर होता है ना बेटा, तो आई कितना है आई जी, और इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है जी। सारे रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, पी क्यू आर एस के सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है एस, और इसका रेजिस्टेंस कितना है जी। क्लियर है बेटा। अच्छा, तो हम यहां से लिख सकते हैं आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एस की वैल्यू लिख सकते हैं आई माइनस आई जी। देखो आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आई जी, पुट कर दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अब एस की वैल्यू निकाल लो चाहे तो, आई जी इंटू जी अपॉन क्या आ जाएगा आई माइनस आई जी। क्लियर है बेटा।
ये आ जाएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? 1/G। पैरेलल में बेटा, पैरेलल में तो कितना आएगा? पैरेलल में तो 1/RP इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/G प्लस एस, 1/S। 1 RP कितना आएगा? यहाँ एलसीएम ले लो, GS और G प्लस एस, उल्टा कर दो, RP इक्वल टू आ जाएगा GS/G प्लस एस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का मिलकर ये बनेगा। याद रखना, एक आइडियल एमीटर क्या होता है, पूछ लिया जाता है कई बार। आइडियल एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इसमें जो शंट की वैल्यू कितनी हो बेटा? 0। क्योंकि शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, और कोई भी चीज लो कितनी हो सकती है? 0 के, है ना। तो अगर शंट के अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो ये क्या होगा? एक आइडियल एमीटर की तरह बिहेव करेगा। याद रखना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। लेकिन एमीटर बनता कैसे है? बनता है कैसे? जब शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन हम हमेशा सर्किट के साथ, देखो जैसे बल्ब है ना ये बेटा, हम करंट इसके अंदर मेजर करना है तो हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं ना, हमेशा, याद रखना। तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, ठीक है। लेकिन बनता कैसे है एमीटर? एमीटर बनता है जब दो चीजों को पैरेलल में करते हैं, किसको? शंट को और गैल्वेनोमीटर को, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आया इसमें, ठीक है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कब बनता है? जब हम हाई रेजिस्टेंस को किसके साथ? इन सीरीज में ऐड करते हैं, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम कर दो, यहां पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। तो अब ये गैल्वेनोमीटर किसकी रीडिंग देगा बेटा? अब ये गैल्वेनोमीटर किसकी रीडिंग देगा? हमारा वोल्टमीटर की। किसकी रीडिंग देगा बेटा? वोल्टमीटर की। क्लियर है बच्चा? तो मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। वैसे तो सेम ही जाएगा जो करंट इसमें जा रहा है, IG। इस करंट को हम IG मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? दोनों सीरीज में ऐड है तो क्या हो जाएगा? G प्लस R होगा। और करंट कितना होगा? IG। दोनों में तो सेम करंट जा रहा है तो क्या होगा? वोल्टेज, जितनी वोल्टेज दे रहे हैं, मान लो उसको E से जोड़ रहे हैं या V से जोड़ रहे हैं, मान लो हमने इसको वोल्ट दिया V, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? G प्लस R। क्लियर है बेटा? तो यहां से क्या हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा IG इंटू G, और बस IG, ये ध्यान रखना, बस करंट इतना होता है बेटा, IG इंटू G प्लस R। क्लियर है बेटा? याद रखना, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट के साथ हमेशा क्या होगा? वोल्टमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। क्यों? अगर तुमने यहां देखो, मान लो अगर ये बल्ब है, इसका वोल्टेज मेजर करना है और तुमने यहां वोल्टमीटर लगा दिया, मजाले करंट चला जाएगा यहां से? नहीं, वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो करंट ही नहीं जाने देगा। इसलिए हम क्या करेंगे? वोल्टमीटर को सीरीज में लगाने के बजाय वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे। इससे क्या होगा? ये वोल्टेज मेजर करेगा, यहां से करंट भी नहीं जाएगा, क्यों? हाई रेजिस्टेंस है इसके पास, तो करंट सिर्फ यहां से फ्लो करेगा। तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगाने से उसमें कोई करंट नहीं जाता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। करंट कहां से चला जाता है? सीरीज से, उधर से चला जाता है सीरीज में। आइडियल वोल्टमीटर किसको बोलते हैं? आइडियल वोल्टमीटर उसको बोलेंगे बेटा जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, और कोई भी चीज कितनी हाई हो सकती है? इन्फिनिटी। तो जिस वोल्टमीटर के अंदर रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी होता है उसको बोलते हैं हम आइडियल वोल्टमीटर। समझ में आया? ठीक है। तो बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक था, वोल्टमीटर। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जरूर आ सकता है, किसमें से? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर। और देखो ये तो टॉर्क वाला तो इस प्रिंसिपल बेस्ड है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बहुत कम पूछते हैं, आप बस फॉर्मूला जरूर याद रखना। और ये ध्यान रखना, एक पैरेलल वाला जो हमने किया था, एंड डिफाइन 1 एम्पियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? ओके। तो ये हमारी वीडियो थी बेटा आज की, और आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, जो हमने 2 पार्ट में कराया, क्योंकि चैप्टर बड़ा था। कराने को मैं इसको एक पार्ट में करा देता तो लेंथ ही हो जाता, या फिर मुझे स्पीड थोड़ी फास्ट पढ़ानी पड़ती, फिर उसको कोई फायदा नहीं है ना, अगर बच्चे को समझ में भी नहीं आए तो, है ना।
ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा आज का। इसके क्वेश्चंस लगा लेना बेटा कुछ, है ना, वोल्ट मीटर के और एमीटर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो बुक से उठाइए और क्वेश्चन कीजिए इसके। ओके, पी वाई क्यूज को, पी वाई क्यूज देख लीजिए एक बार इसके, इस चैप्टर के। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है थोड़ा सा, और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और ज्यादा मार्क्स वेटेज का भी है, आता भी है इससे। ठीक है, तो बेटा चलो मिलते